प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर वो काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने के लिए डर्टी मनी यानी कि काले धन की जरूरत होती है। ये बयान देने के बाद तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वो उनकी राजनीतिक और अर्थशास्त्रीय सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस दौरान वो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उस समय उनकी आर्थिक नीतियां ना तो देश की महंगाई दर को कम करने में सफल रहीं, ना देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में सफल रहीं, और ना ही उनकी मौद्रिक नीतियां ऐसी थीं जिससे देश का कोई अच्छी तरीके से विकास हो पाता, आर्थिक विकास हो पाता। इसके लिए उनका मानना है चूंकि उस समय पे सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए वो कोई ऐसे निर्णय नहीं ले पाई जिससे कि देश का सही से विकास हो पाता और महंगाई दर नियंत्रित हो पाती। तो हुआ ये था असलियत में कि एक पत्रकार हैं, एनडीटीवी में थे, संकेत उपाध्याय जी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल है द रेड माइक, उसके लिए रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया। उसमें उन्होंने उनसे सवाल पूछा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा साहब कि इसमें पारदर्शिता का क्या हिसाब किताब है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उनका क्या विचार है। तो रघुराम राजन जी ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अपारदर्शी व्यवस्था है। इसमें जो भी सत्ता में होता है दल, उसको फायदा रहता है। वो ये ज्ञात कर सकता है कि किसने किसको कितना धन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया है, जबकि विपक्षी दल इसको नहीं ज्ञात कर पाते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एजेंसियों का उपयोग करके सत्ताधारी दल जो हैं वो ये जानकारी करने के बाद कि किसने किसको, किस विपक्षी दल को कितना धन चुनावी चंदे के रूप में दिया है, उस पर दबाव बना सकते हैं कि भाई तुमने उनको इतना पैसा क्यों दिया। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल तो बिल्कुल क्लीन मनी चेक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के पास धनाभाव हो जाता है और उनके लिए डर्टी मनी का प्रयोग अपने चुनाव में करना ही पड़ता है। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि जो डर्टी मनी है वो अति अनिवार्य है विपक्षी दलों के लिए। यहां पर धीरज साहू का जब परोक्ष रूप से नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया कि भाई एक सांसद के यहाँ अभी पकड़ा गया है करोड़ों रुपया, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये रुपया पकड़ा जाता है, क्योंकि सरकारें जिनकी होती हैं उन्हें मालूम होता है कि भाई पैसा होगा तो वो एजेंसियां ईडी, सीबीआई वगैरह को भेजकर इस तरह के चुनाव के टाइम में छापे डलवाते हैं और पैसों की इस तरीके से पकड़ा जाता है। तो क्या रघुराम राजन जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि धीरज साहू के यहाँ जो लगभग 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया है वो किसी राजनीतिक दल, या सीधे से कहें कि जिस राजनीतिक दल से धीरज साहू राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस, उसके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी को फंसा दिया कि ये काला धन राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी का है, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि धीरज साहू के पैसे से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि अभी कल धीरज साहू जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा परिवार लगभग 100 साल से अधिक समय से शराब के व्यवसाय में है। हमारा विस्तारित फैमिली है, बहुत ज़्यादा सदस्य हैं हमारे में, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारा जो कारोबार है वो नगद का कारोबार है, ये उसी की सेल का पैसा है, बिक्री का पैसा, शराब की बिक्री का पैसा है जो वहाँ पर इकट्ठा किया गया था। हालांकि उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए और 350 करोड़ रुपए अगर बिक्री का पैसा इकट्ठा एक जगह पे किया गया है तो इस पर भी तमाम सवाल हो सकते हैं। कोई भी जना सोच सकता है कि कितना बड़ा जो है वो सेल का पैसा एक जगह पे कैसे इकट्ठा किया जाता है, वो बैंक में क्यों नहीं जमा किया गया। आप जिनसे महुआ खरीदने की बात कर रहे हैं तो उनके लिए वो महुआ खरीदने के लिए पैसा क्या कैश में दिया जाता है या बाय चेक या बैंक के माध्यम से दिया जाता है, वो एक अलग विषय, उसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। धीरज साहू जी ने जितना भी बयान दिया उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना
अभी समझ में नहीं आ रहा कि उस पर विश्वास किया जाए। लेकिन चलिए वो एक अलग विषय। धीरज साहू जी कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा भाई ये पैसा कांग्रेस का नहीं है। यानी कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका उद्देश्य खुद को बचाने से ज़्यादा ये बताना था कि ये पैसा किसी और राजनीतिक दल या कांग्रेस का नहीं है। यानी कि वो सीधे सीधे से राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी कांग्रेस को बचाने के लिए मीडिया के सामने आए थे। लेकिन उनके सारे करे धरे पे पानी फेर दिया रघुराम राजन जी ने। उन्होंने कहा साहब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अपारदर्शी व्यवस्था है, इसलिए राजनीतिक दलों को काले धन का यानी डर्टी मनी का प्रयोग करना पड़ता है, और ये जो चुनाव के समय में या उससे पहले जो पैसा पकड़ा जाता है वो जो है वो वही काला धन होता है जो चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया होता है। तो ये सोच है रघुराम राजन जी की। बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी जी के साथ में थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि भारत की ग्रोथ रेट अगर 5% पहुंच जाएगी तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे। यानी उन्होंने कहा था कि संभव ही नहीं है 5% भारत की ग्रोथ रेट हो सकती है। जिस तिमाही के बारे में वो ये कह रहे थे उस तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% पहुंच गई। तो ये सवाल भी संकेत उपाध्याय ने उनसे पूछा कि साहब ये तो इतनी पहुंच गई। तो बोले हाँ भाई मैं गलत सिद्ध हो गया और मैं इस बात की मुझे खुशी है। नहीं रघुराम राजन जी, आपने जो बयान उस समय दिया वो भारत की ग्रोथ रेट को प्रभावित कर सकता था। जो निवेशक भारत में निवेश करने की राह देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो उससे दूर हो सकते थे और भारत की ग्रोथ रेट प्रभावित हो सकती है। और हो सकता है प्रभावित हुई भी हो। ये ग्रोथ रेट हो सकता है 8% से ऊपर चली जाती। आपके उस बयान ने कुछ इस पर प्रभाव डाला हो। रघुराम राजन जी के बारे में कहा जाता है, पत्रकार उनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं और पत्रकार कह भी रहे हैं कि साहब जब जब भारत में कोई खास अवसर होता है, संसद का सत्र शुरू होने होता है, तो वो मीडिया का अटेंशन लेने के लिए, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए भारत आते हैं और इस तरह के ऊल जलूल बयान देते हैं। पत्रकार तो यहां तक कह रहे हैं कि वो ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट हैं। मतलब समझिए, उनका कहना है कि उनका अर्थशास्त्रीय ज्ञान सीमित है, लेकिन उनको इससे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भाई उनकी नीतियां तो सफल नहीं हुई तो हम सब लोगों ने देखा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रघुराम राजन जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, क्योंकि जो काम, वो तो अर्थशास्त्री हैं, महान अर्थशास्त्री कहा जाता है, अर्थशास्त्री होते हुए भी वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। वो एक अर्थशास्त्र से इतर क्षेत्र के जो इस समय पर गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कर दिखाया। उनके कार्यकाल में एनपीए भी कम हो गया, उनके कार्यकाल में मुद्रास्फीति भी नियंत्रित है, उनके कार्यकाल में महंगाई की दर भी कम है, और उनके आरबीआई के गवर्नर रहते हुए भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि उनको इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है, वो इसी हीन भावना से ग्रसित हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे भारत की जो ग्रोथ रेट है वो प्रभावित हो जाए, उस पर दुष्प्रभाव पड़ जाए। उनसे सवाल जब पूछा गया कि हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं क्या ये सही है, तो उन्होंने इस पर भी इनकार कर दिया। उन्होंने भारत निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, ये हमारे लिए उचित रास्ता नहीं है, हमें सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। भाई आप रहे थे आरबीआई के गवर्नर, और गवर्नर रहते हुए आप आर्थिक नीतियां जो सरकार की थी उसको लेकर आप सलाह दे सकते थे। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। यानी कि आरबीआई के गवर्नर आप, और जो खुद प्रधानमंत्री थे वो खुद पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। दो महान अर्थशास्त्री देश को देख रहे थे, लेकिन आर्थिक प्रगति के रूप में हम लगातार पीछे जा रहे थे। आपको याद होगा कि जब खुले में पड़ा हुआ अनाज सड़ रहा था, उस समय पे सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि हम गरीबों को ये अनाज नहीं बांटेंगे भले ही सड़ जाए, क्योंकि अगर हमने ये अनाज मुफ्त में लोगों को बांट दिया तो इससे अराजकता फैल जाएगी। आज वही लोग
जब 80 करोड़ लोगों को कोविड काल के बाद या कोविड काल के दौरान मुफ्त अनाज बांटा गया, तो उस पर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शायद आप जानते हो कि ये जो अनाज सड़ता था खुले में पड़ा हुआ, वो शराब कंपनियों को औने पौने दाम में बेच दिया जाता था, जिससे शराब कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती थी। और बाकी जो मुनाफा होता होगा वो तो आप भी समझ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि रघुराम राजन जी राजनीतिक क्षेत्र में जो है कदम ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, पदार्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी दल को नुकसान हो। इसीलिए उनको बहुत सारे बुद्धिजीवी ट्रोल भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अभी उन्होंने एक और बयान दे दिया है। उनका कहना है कि सन 2025 तक भारत किसी भी हालत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता। इंतजार कीजिए रघुराम राजन जी, हो सकता है सन 25 में के बाद जब आपका कोई और यूट्यूबर पत्रकार जो है वो आपका इंटरव्यू ले, तो आप एक बार फिर कहें कि मुझे खुशी है कि मेरी जो कही हुई बात है वो सही नहीं हुई। पता नहीं आप अपनी तमन्नाएं प्रकट कर रहे हैं या फिर देश का एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप उसका कोई आकलन कर रहे हैं, क्योंकि आकलन तो आपके लगातार गलत हो रहे हैं। जब आप पद पर थे तब ना आपका आकलन सही बैठा, ना ही आपकी नीतियां सही बैठी, और जब आप पद पर नहीं हैं तो भी आपके आकलन लगातार इस तरह के हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, आर्थिक प्रगति को रोकने वाले हैं। यही कहना है कुछ पत्रकारों का भी। वो कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में जो भी बयान रघुराम राजन की तरफ से आए हैं वो देश की प्रगति को बाधित करने वाले हैं। यहां तक कहा है लोगों ने कि वो एक असफल अर्थशास्त्री हैं और वो सिर्फ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अर्थशास्त्र के जो हैं आर्थिक सलाहकार हो सकते हैं। कम से कम देश को ऐसे आर्थिक सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की अर्थनीतियों की आवश्यकता नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।